अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा। रमन दिखने में पतला सा लंबा था और गोरा रंग, चेहरे पर मुस्कान सिर्फ हैवान सी रहती थी। ईशा उसे देखकर बहुत चिढ़ रही थी। समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। रमन भी मन में यही सोच रहा था कि इस लड़की को कैसे यहाँ से भगाया जाए और ज्योति को कैसे वो ठिकाने लगाए। रमन वहाँ सोफे पर बैठ जाता है। ईशा उसे गुस्से और नफरत के भाव से देख रही थी। ईशा मन में यही सोच रही थी, कैसे इस रमन को पुलिस के हवाले किया जाए और सबूत कहाँ से ढूंढे वो इस रमन के बारे में। ईशा ज्योति के हाथ पर हाथ रखकर बैठी होती है। रमन सोफे पर आंख बंद करने का नाटक कर बैठा होता है। जिया अभी तक सुशीला और गार्ड से बहस में लगी होती है। सुशीला जिया को शांत करके, पहले आप मुझे जिसे मिलने वाली है उसका नाम बताएं, अगर वो अंदर होगी तो मैं आपको मिलवा दूंगी। मुझे ईशा से मिलना है जो कल ही यहाँ काम पर लगी थी। गार्ड खुश होकर, ओहा, आप ईशा बिटिया से मिलने आई हो। वो तो बहुत प्यारी बच्ची है, सच में बहुत संस्कारी बच्ची है। ईशा की तारीफ सुनकर जिया खुश हो जाती है। सुशीला मुंह बिगाड़कर गार्ड की तरफ देखकर, तुम अपने काम पर ध्यान दो। जिया की तरफ देखकर, और तुम्हारी वो ईशा एनजीओ में नहीं है, पता नहीं कौन सी घड़ी में यहाँ काम करने आई थी और हम सबको टेंशन में डाल चुकी। इतना कहकर सुशीला एनजीओ में चली जाती है। जिया मुंह खोलकर देखती रह जाती है। गार्ड की तरफ देखकर, अकल, यह औरत पागल है क्या? गार्ड भी सुशीला को जाते देखा, बिटिया कभी कभी मुझे भी लगता है, पर तुम ईशा बिटिया की क्या लगती हो? अंकल, आप मुझे उसकी बहन कह लीजिए या दोस्त। आप बता सकते हैं ईशा कहाँ पर होगी अभी? बेटा, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर आज ईशा बिटिया बहुत परेशान लग रही थी। बार बार एनजीओ के बारे गाड़ी लेकर गई थी, वापस आती है और थोड़ी देर में वापस चली जाती है। जिया यह सुनकर उसे भी टेंशन होने लगती है। वो गार्ड को धन्यवाद बोलकर स्कूटी के पास आकर खड़ी हो जाती है। क्या करूं मैं इस इशू का? अस्पताल में अचानक जोर जोर से आवाज आने लगती है। ईशा और रमन का ध्यान भी उस तरफ चला जाता है। ईशा कमरे से बाहर आकर देखती है, कोई पागल औरत एक बच्चे को चुरा कर लेकर जा रही थी। बच्चे के परिवार वाले उसे मारने लगे थे, इसलिए यह शोर शराबा होने लगा था। पर मामला शांत होने के बाद ईशा वापस कमरे में आती है। देखती है ज्योति कमरे में नहीं होती है, ना ही रमन कमरे में होता है। ईशा बाथरूम कमरे को पूरा देख लेती है, पर ज्योति नहीं मिलती है। ईशा ज्योति का नाम पुकारते हुए बाहर आती है और नर्स बाकी सबको पूछती है, पर किसी ने भी ज्योति को नहीं देखा था। ईशा भागकर नीचे आती है। बाहर की तरफ आकर देखती है, एक गाड़ी में कोई ज्योति को लेकर भाग रहा था। ईशा उसके पीछे भागती है, पर गाड़ी की स्पीड के जितना ईशा नहीं भाग पाती है। ईशा गाड़ी का नंबर याद कर लेती है। जिया पुलिस स्टेशन जाकर ईशा के गुम होने की कंप्लेन लिखवाती है और एनजीओ के बारे जितना उसे पता था सब बताती है। पुलिस रिपोर्ट लिखकर ईशा का नंबर मांगते हैं उसे ट्रैक करने के लिए। ईशा अपनी स्कूटी से उस गाड़ी का पीछा करती है। शाम की 7 बज चुके थे। हल्का अंधेरा हो गया था, पर ईशा को आज सिर्फ ज्योति को ही बचाना था। ममता जी की नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। यह ईशा कहाँ यह गई है? कितनी बार समझाया है, रात को घर के बाहर नहीं रहना चाहिए, पर यह लड़की मेरी सुनती ही नहीं है। आज पता नहीं अलग ही घबराहट हो रही है मुझे। हे कृष्ण कन्हैया, ईशा का ध्यान रखना। रमा जी और सौरभ जी जिया को बिना बताए शॉपिंग पर गए थे। वो दोनों यह सोचकर गए थे जिया हो रही है अपने कमरे में। दोनों वापस आकर देखते हैं घर में इतनी शांति है।
रमा जी सौरभ जी की तरफ देखकर देखिए, आज आपकी लाडली को आज इतनी देर से सो रही है, अभी तक उठी नहीं है। मैं देख कर आती हूँ। सौरभ जी मुस्करा देते हैं और वही सोफे पर बैठ जाते हैं। रमा जी जिया की कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। ईशा अपनी गाड़ी को सुनी सड़कों पर दौड़ा रही थी, उसकी गाड़ी का पीछा करती हुई। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।